हेलो बच्चों, क्लास 12th। मैं सुषमा श्रीवास्तव आप लोगों को समाजशास्त्र में हमारा लेसन चल रहा था भारतीय लोकतंत्र की कहानियाँ। तो इसमें हमने कल आपको संविधान के बारे में बताया था और आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान द्वारा सामाजिक परिवर्तन अथवा संविधान सामाजिक परिवर्तन के यंत्र के रूप में। ये हमारा आज का टॉपिक है। तो इसमें हम देखेंगे कि भारतीय संविधान द्वारा जो सामाजिक परिवर्तन हुए हैं या जो इसके यंत्र हैं जिनके द्वारा हुआ है, इसके बारे में हम लोग आज जानकारी प्राप्त करेंगे। सामाजिक परिवर्तन ये राष्ट्रीय विकास का द्योतक है। सामाजिक परिवर्तन एक ऐसी सामाजिक क्रांति है। सामाजिक परिवर्तन एक ऐसी सामाजिक क्रांति है जिसमें आर्थिक तथा राजनीतिक विकास की प्रक्रिया होती है और यह सामाजिक क्रांति से क्या होता है कि राजनीति व्यवस्था को बदलने अपितु व्यवस्था सरकार के हाथों से निकालकर सही लोगों के हाथ में दी जाए। तो इसमें जनता के पास उसी के अभिक्रम और निर्णय से संचालित होती है। तो ऐसी व्यवस्था में शासन साध्य न होकर साधन बन जाता है और जनता शासित न होकर शासक बन जाती है। अब हम कहें कि भारत में समाजवादी समाज की रचना में शांतिपूर्ण सामाजिक क्रांति के नेतृत्व में हमारी संसद के कंधों का क्या कार्य है। तो सामाजिक क्रांति के अभाव में आर्थिक समानता और आर्थिक असमानता के अभाव से राजनीतिक स्थानीयता जो है वह परिवर्तन राष्ट्र पुनर्निर्माण की उत्थानकारी सेवा में समर्पित है। तो भारत जैसे लोकतंत्रात्मक समाज में सामाजिक क्रांति का सूत्रपात्र जो है संसदीय विषयों द्वारा ही शांतिपूर्ण शैली से संभव हो सकता है और यह प्रसन्नता का विषय इसमें रहता है कि संसद जो है वह संवैधानिक संशोधन के माध्यम से संवैधानिक संशोधन के माध्यम से ऐसी विरोधों का लगातार निर्माण करती जाती है जिससे राष्ट्र के लोगों का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक उत्थान संभव है। यदि संविधान के प्रथम संशोधन में संविधान का जो प्रथम संशोधन हुआ था उस संशोधन तक के इतिहास का यदि विश्लेषण किया जाए तो यह कहा जा सकता है कि हमारी संसद ने संविधान के व्यापक और आवश्यक संशोधनों द्वारा संविधान को सामाजिक
और आर्थिक न्याय के समाजवादी का उल्लेख किया है। लेकिन संविधान के प्रथम संशोधन द्वारा अनुच्छेद 15 में परिवर्तन करते हुए सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए वर्गों की उन्नति के लिए राज्य को विशेष शक्ति दी गई, इस संशोधन द्वारा संशोधन 15 में जो है पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए राज्य को शक्ति दी गई। लेकिन इसी संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 के बाद 31 क और 31 ख जोड़े गए। 31 क और 31 ख इनमें जो है जमींदारी प्रथा पर और सामंतवाद पुरानी प्रथा जो थी उन पर संशोधन द्वारा जनता के हित में अनिवार्य तौर पर सरकार संपत्ति ग्रहण कर सकेगी, तो उसके बारे में कोई न्यायालय अपनी राय नहीं दे सकेगा। फिर 8वें संशोधन द्वारा अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के लिए विशेष आरक्षण की अवधि 10 वर्ष के लिए बढ़ा दी गई थी। फिर 17वें संशोधन द्वारा भूमि सुधार कानूनों के क्रियान्वयन हेतु फिर पहल की गई और शोषण युक्त व्यवस्था पर ध्यान दिया गया। फिर हमारा संविधान के 23वें संशोधन द्वारा अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की अवधि और 10 वर्ष बढ़ा दी गई। फिर उसके बाद 24वें संशोधन द्वारा संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्तियों पर सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रपति दोनों का अनुचित प्रतिबंध हटा दिया गया। तो इस संशोधन में यह सिद्ध हो गया कि भारतीय जनता सर्वोच्च न्यायालय को इस रूप में कभी भी पसंद नहीं करेगी। वह संसद की प्रगतिशील नीतियों पर किसी भी प्रकार का अंकुश लगाए। तब संविधान के 25वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाजवाद की स्थापना के उद्देश्य से सीमित करने का प्रयास किया गया। तो 26वां संशोधन जो था इसमें भूतपूर्व देशी रियासतों की नरिशों के विशेषाधिकारों को शाही थैलियों को समाप्त कर दिया गया। और 28वां संशोधन जो था ICS अधिकारियों के विशेष अधिकारों को समाप्त किया गया। फिर आइए उसमें फिर 19वां संशोधन जो था 19वें संशोधन द्वारा यह निश्चित हो गया कि यदि भूमि के समीकरण से व्यक्तिगत जोत की भूमि भी प्रभावित होती है तो राज्य के द्वारा वह भूमि प्राप्त की जा सकती है। और 34वें 34 संशोधन में भूमि सुधार कानून को संविधान की
9वीं अनुसूची में स्थान दिया गया। फिर हम देखेंगे कि 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक जो सिद्धांत को मूल अधिकारों की तुलना में वरीयता प्रदान की गई थी, वह 44वें संशोधन द्वारा समाप्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया और 45वें संशोधन द्वारा समाज के पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की अवधि सन 1990 तक बढ़ा दी गई। तो 47वें संशोधन द्वारा और 14 जो संशोधन था भूमि सुधार कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया और 49 और 51 संशोधन में पूर्वोत्तर क्षेत्र के जनजातियों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया गया और 52वें संवैधानिक संशोधन द्वारा एक गंभीर राजनीतिक बुराई राजनीतिक दल बदल पर रोक लगाने की व्यवस्था की गई। फिर जो 65वें संशोधन द्वारा अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के हितों की देखभाल हेतु एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान किया गया और संविधान के संशोधन के पश्चात पिछड़े वर्गों के आरक्षण की अवधि जो है वह सन 2010 तक बढ़ा दी गई और अब यह अवधि वर्ष 2026 तक बढ़ा दी गई है। अब इसमें जो है भारतीय संविधान में संशोधन के प्रावधान ने उसे सामाजिक परिवर्तन का एक प्रबल यंत्र बना दिया। संविधान संशोधन के द्वारा विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के विशेष अधिकार छीने गए, सामंतवाद एवं जमींदारी प्रथाओं का उन्मूलन हुआ और पिछड़े हुए वर्गों के विकास हेतु विशिष्ट प्रावधानों की व्यवस्था हुई। संपत्ति के परंपरावादी अधिकार को अधिक न्याय में परिप्रेक्ष्य में सीमित किया गया ताकि कमज़ोर वर्ग के शोषण को रोका जा सके और समता युक्त समाज का निर्माण हो। तो संविधान संशोधन में महान सृजनात्मक शक्ति निहित है। इसमें एक राष्ट्र की शक्ति, प्रगति और समृद्धि की योजना निर्धारित की गई, एक कल्याणकारी समाज और न्याय युक्त सामाजिक व्यवस्था की स्थापना की गई। तो ये था हमारा संविधान। संविधान में 15, 11, 41, 32, 29, 51 इन सब में संविधान में क्या क्या लागू हुआ और उसमें क्या क्या परिवर्तन किए गए। तो ये था हमारा भारत का संविधान। और अब हम देखेंगे हित प्रतिस्पर्धी संविधान और सामाजिक परिवर्तन। इसमें क्या है, हित प्रतिस्पर्धी संविधान और सामाजिक परिवर्तन में कि हमारा देश जो है
वह विविधताओं तथा विभाजनों से भरा हुआ है। यहाँ अनेक आदिवासी धर्म तथा संस्कृति पर आधारित विविधताएं विद्यमान हैं। धर्म, संस्कृति, जाति, धनी निर्धन, ग्रामीण नगरीय, साक्षर निरक्षर, ये ऐसे आधार हैं जो विविधता तथा विभाजन को दर्शाते हैं। नगरीय क्षेत्रों में जहाँ एक ओर कामगारों की अनेक श्रेणियाँ हैं, तो वहीं पे दूसरी ओर अनेक घरेलू उद्यम वर्ग, व्यावसायिक वर्ग तथा वाणिज्य वर्ग भी पाए जाते हैं। तो भारतीय सामाजिक परिदृश्य तथा असंतोष एवं कोलाहल की स्थिति में राज्य के संसाधनों पर नियंत्रण के हितों में प्रतिस्पर्धा रहती है। तो इस परिस्थिति में क्या होता है कि भारतीय संविधान में कुछ मूल उद्देश्य निर्धारित किए गए, जिन्हें देश के राजनीतिक क्षेत्र में सामान्य दृष्टिकोण से न्याय संगत मानकर अपनाया गया। तो हमारे संविधान में निर्धनों तथा उपेक्षित वर्ग के लोगों को सक्षम बनाने, गरीबी मिटाने, जातिवाद को समाप्त करने तथा समाज में समानता की स्थिति एवं अवसर उपलब्ध कराने के कुछ प्रावधान रखे गए थे। तो वो जो प्रावधान रखे गए थे उसमें स्त्रियों की प्रतिस्पर्धा, वर्ग विभाजन तक सीमित नहीं रहे, वह कुछ अन्य क्षेत्रों में भी थे। जैसे अन्य क्षेत्रों में देखेंगे कि किसी क्षेत्र में किसी औद्योगिक संस्थान से विषैली अपशिष्ट पदार्थों के विसर्जन से क्षेत्र के निवासियों के जीवन को खतरा हो सकता है। तो ऐसे में संस्थान को बंद करवाना आवश्यक हो जाता है। तो जब संस्थान को बंद करवाने से अनेक श्रमिक क्या होंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। तो इस परिस्थिति में दोनों ही वर्गों के प्रति न्याय होना आवश्यक है। तो हमारे संविधान जहाँ एक और लोगों के जीवन की सुरक्षा की गारंटी देता है, वहीं दूसरी ओर बेरोजगारी से भी बचाव की गारंटी देता है। तो भारतीय संविधान की यह विशेषता है कि वह बहुलता तथा हितों के टकराव को जटिल परिस्थितियों में सामाजिक न्याय की गारंटी देता है। अब इसी में अगला टॉपिक है संवैधानिक मानदंड और सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय सशक्तता की व्याख्या, कि सामाजिक न्याय जो है वह किस तरीके से इसका मानदंड संवैधानिक उसमें न्याय का है। तो इसको संक्षेप में बता देते हैं कि जब सब कानून तथा न्याय की बात होने लगती है तो इसका संबंध जो है संविधान से ही होता है। कानून तथा न्याय में क्या अंतर है?
कानून के साथ क्या है, शक्ति जुड़ी रहती है। कानून सदैव बल प्रयोग द्वारा लागू किया जाता है। कानून को राज्य से शक्ति मिलती है और न्याय का जहाँ प्रश्न है तो न्याय जो है इसमें सर्वाधिक महत्व निष्पक्षता का है। कानून को लागू करने में अधिकारियों की एक श्रेणी की मुख्य भूमिका होती है और अधिकारियों को निर्धारित रूप से कार्य करने के लिए जो मानदंड निर्धारित है वह क्या है, संविधान है। तो ये कहा जा सकता है कि राष्ट्र के सिद्धांतों का निर्माण करने वाला, राष्ट्र के सिद्धांतों का निर्माण करने वाला दस्तावेज क्या है, हमारा संविधान है। हमारा मूल मानदंड हमारा संविधान है। देश के सभी कानून संविधान द्वारा निर्धारित कार्य प्रणाली के अनुसार ही बनते हैं और कानूनों का निर्माण तथा उन्हें लागू करने का कार्य संविधान द्वारा निर्धारित अधिकारियों द्वारा होता है। यदि किसी प्रकार के विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो उस स्थिति में संविधान द्वारा अधिकार प्राप्त न्यायालयों की श्रेणी द्वारा कानून की उचित व्याख्या करके विवाद का निपटारा कर दिया जाता है। तो यहाँ क्या कहेंगे कि उच्चतम न्यायालय ही सर्वोपरि है तथा उसे ही अंतिम संवैधानिक व्याख्या का अधिकार है। और हमारे देश में समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संवैधानिक व्याख्या की जाती है। तो हमारा संविधान कोई ऐसा संदर्भ ग्रंथ मात्र नहीं है जो यह बताता है कि सामाजिक न्याय के लिए क्या करना चाहिए तथा क्या नहीं करना चाहिए। हमारे संविधान में सामाजिक न्याय के अर्थ को प्रचारित तथा प्रसारित करने की संभावनाएं भी विद्यमान रहती हैं। देश में विभिन्न सामाजिक आंदोलनों ने समकालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अधिकारों व कर्तव्यों की व्याख्या जो है न्यायालयों तथा प्राधिकारियों को सहयोग एवं सहायता से प्रदान की है। अब समाज में पाए जाने वाले विभिन्न प्रतिस्पर्धी दृष्टिकोण को लेकर कानून तथा न्यायालय में क्या बहस होती है, लेकिन संविधान की यह विशेषता है कि वह उसके द्वारा राजनीतिक शक्ति को सुगम बनाए रखे तथा उसे सामाजिक हित की ओर उन्मुख रखा जाए। इससे हमारा संविधान सामाजिक न्याय के आधारभूत मानदंडों पर आधारित है।
इसके पास देश के नागरिकों की सहायता करने की सर्वोच्च क्षमता है। तो ये था हमारा संवैधानिक मानदंड और सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय सशक्तता की व्याख्या थी ये। अब हम अगला टॉपिक है भारत में लोकतंत्र तथा भारतीय संविधान। ये अभी तक हम संविधान के बारे में पढ़ रहे थे, अब है भारत में लोकतंत्र तथा भारतीय संविधान। तो ये पहले भी बताया है आपको कि भारत क्या है, एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे देश में संविधान का शासन है। अब हमने जब स्वतंत्र भारत के संविधान के निर्माण की प्रक्रिया तथा संविधान की विशेषताएं और उनकी कार्य व्यवस्था, इसके बारे में जब हमने समझा तो हमको ये लगा समाजशास्त्री जो हैं इन्होंने अपने दृष्टिकोण से लोकतंत्र की संकल्पना के बारे में बताया। इन्होंने क्या कहा कि एक शासन प्रणाली के रूप में लोकतंत्र जो है इसके गुण दोषों तथा विभिन्न अवधारणाओं, इसके बारे में जानकारी रखनी चाहिए। तो अब हम लोग देखेंगे कि लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली के गुण। लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली के गुण, इसमें क्या क्या गुण निहित हैं। तो पहला हमारा पॉइंट है व्यक्तित्व के विकास में सहायक। व्यक्तित्व के विकास में सहायक जो है लोकतंत्र शासन प्रणाली में प्रत्येक नागरिक को उसकी योग्यता व क्षमता के अनुसार कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है और यह इस शासन प्रणाली में नागरिकों को अपने व्यक्तित्व का विकास करने का अवसर प्राप्त होता है। तो ये था व्यक्तित्व के विकास में सहायक। और अब दूसरा पॉइंट है हमारा क्रांति से सुरक्षा। तो लोकतंत्र शासन प्रणाली में शासन का समस्त कार्य जनता के हाथों से होता है, अतएव जनता में असंतोष उत्पन्न होने की संभावना कम होती है। यदि जनता में किन्हीं बातों के आधार पर आक्रोश या असंतोष की भावना जो है वह बढ़ती है या पैदा होती है, तो जनता संवैधानिक साधनों के आधार पर अपने असंतोष को व्यक्त करती है। तो जब वह अपने असंतोष को व्यक्त करेगी तो लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में क्रांति का कोई भय नहीं होता है। तो इसमें जो विद्वान है हमारे गिलक्राइस्ट जो हैं, इन्होंने कहा है, इनके शब्द हैं कि लोकप्रिय शासन सार्वजनिक सहमति का शासन है, अतः स्वभाव से ही वह क्रांतिकारी नहीं हो सकता है। स्वभाव से वह क्रांतिकारी नहीं हो सकता है। फिर तीसरा पॉइंट है इसमें, तीसरा है राजनीतिक शिक्षा की व्यवस्था।
तो राजनीतिक शिक्षा की व्यवस्था में लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में नागरिकों को शासन के कार्यों में भाग लेने की स्वतंत्रता होती है। अतएव इस शासन प्रणाली में सभी नागरिकों को राजनीतिक कार्यों का प्रशिक्षण मिलता है और इसमें जो है वर्ण ने कहा है, विद्वान है वर्ण, इन्होंने क्या कहा है कि सभी शासन शिक्षा के साधन होते हैं। शिक्षा के साधन होते हैं और सबसे अच्छी शिक्षा स्वशिक्षा है। इसलिए सबसे अच्छा शासन स्वशासन है, जिसे लोकतंत्र कहते हैं। अब दूसरे जो हैं गैटिल, इन्होंने भी अपने विचारों को व्यक्त किया है शिक्षा के बारे में कि नागरिकता की शिक्षा प्रदान करने वाले स्कूल की संज्ञा दी है। उन्होंने नागरिकता की शिक्षा को प्राप्त करने वाले स्कूल की संज्ञा जो है वो दी है इसको। फिर चौथा है समानता की पोषक शासन प्रणाली। समानता की पोषक शासन प्रणाली जो है यह प्रजातंत्रात्मक शासन प्रणाली में सभी नागरिकों को समान समझा जाता है तथा सभी जो हैं सभी के साथ समान व्यवहार भी किया जाता है, चाहे वह किसी भी रंग, जाति, धर्म तथा लिंग का हो। इस पर कोई भी ध्यान या कोई भी निर्णय नहीं लिया जाता है। तो इस व्यवस्था में वर्ग विशेषाधिकार का जो है अंत करके इसमें अवसर की समानता के सिद्धांत का परिपालन किया जाता है। तो लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में ही नागरिकों का बौद्धिक विकास संभव है। तो इस विषय में लॉर्ड ब्राइस ने क्या कहा है? लॉर्ड ब्राइस ने कहा है कि राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का मान बढ़ता है और कर्तव्य की भावना उस स्तर तक ले जाती है जिसका पालन उसकी राजनीतिक अधिकारियों की प्राप्ति के कारण करना पड़ता है। फिर पांचवा है इसमें सामान्य इच्छा पर आधारित लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली जो है वह जनता की इच्छा पर विशेष बल देती है। तो इस शासन प्रणाली में सामान्य इच्छा के अनुसार ही शासन कार्य संचालित किया जाता है। इसलिए लोकतंत्रात्मक शासन में किसी वर्ग विशेष के हितों का ध्यान न रखकर समस्त जनता के हितों की सुरक्षा की जाती है। तो ये सामान्य इच्छा पर अब छठवां है हमारा
सर्वसाधारण के हितों की सुरक्षा तथा कार्यकुशल शासन। सर्वसाधारण हितों की रक्षा तथा कार्यकुशल शासन। तो ये जो लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में धर्मनिरपेक्षता पर जो बल दिया जाता है, तो इस शासन प्रणाली में किसी विशेष धर्म अथवा वर्ग के हितों को कोई विशेष प्रोत्साहन नहीं दिया जाता और न ही किसी प्रकार का विरोध किया जाता है। सबके साथ समान व्यवहार किया जाता है और सभी को समान सुविधाएं भी दी जाती हैं। तो शासन उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर यह आधारित होता है। इसलिए लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली सर्वसाधारण के हितों की सुरक्षा करती है और सुरक्षा करती है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए गार्नर ने अपने शब्दों में कुछ कहा है। उन्होंने क्या कहा है कि सार्वजनिक निर्वाचन, सार्वजनिक नियंत्रण, सार्वजनिक उत्तरदायित्व के कारण इस व्यवस्था में अन्य किसी भी शासन प्रणाली की अपेक्षा अधिक सुचारुता के आश्वासन की संभावना है। फिर 7वां है हमारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा में लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में सभी नागरिकों को शासन के कार्यों में भाग लेने का समान अवसर प्राप्त होता है। तो इस शासन प्रणाली में कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे की इच्छा पर निर्भर नहीं करता। सभी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा होती है। सभी नागरिकों को समान रूप से मौलिक अधिकार भी प्रदान किए जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार धर्म का पालन कर सकता है, सभा एवं गोष्ठी आदि कर सकता है और संगठनों में भाग ले सकता है। तो इस प्रकार यह शासन प्रणाली व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा करती है। फिर अगला है हमारा नैतिक गुणों का विकास। तो लोकतंत्र शासन में जनता पारस्परिक सहयोग से कार्य करती है। इसलिए लोकतंत्र शासन प्रणाली में सहयोग, प्रेम, सहानुभूति, सहिष्णुता, परोपकार, इन सब की उच्च भावनाओं का विकास होता है। तो इसमें जो है फिर मिल जो हैं, इन्होंने अपने शब्दों में कुछ कहा। इन्होंने अपने शब्दों में कहा है कि लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली अन्य शासन प्रणालियों की अपेक्षा राष्ट्र के चरित्र का अधिक निर्माण करती है।
राष्ट्र के चरित्र का अधिक निर्माण करती है। अब फिर 9वां है हमारा राष्ट्रीयता का पोषक। तो लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में देश प्रेम की शिक्षा प्राप्त होती है। प्रत्येक नागरिक को देश प्रेम की उच्च कोटि की शिक्षा लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में ही प्राप्त होती है। तो इसमें भी मिल ने अपने विचार में कहा है कि लोकतंत्र नागरिकों में देशभक्ति की भावना की वृद्धि करता है, क्योंकि नागरिकों में यह भावना भरी रहती है कि वे जो कुछ भी करते हैं देश के कल्याण के लिए करते हैं और सरकार उनकी स्वयं की क्या है, कृति है, जिसका अधिकारी वर्ग जनता का स्वामी न होकर जनता का सेवक है। फिर हमारा 10वां है स्थानीय स्वशासन का विकास। स्थानीय स्वशासन के विकास में लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में जनता को शासन का कार्यभार संभालने की सुविधा रहती है। तो इसलिए स्वशासन की संस्थाओं का विकास होने की संभावना बनी रहती है। लोकतंत्र में विकेंद्रीकरण के सिद्धांत को प्रोत्साहित किया जाता है और इस शासन प्रणाली में जनता अपनी स्थानीय समस्याओं का समाधान स्वयं ही करती है। इसलिए स्वशासन की संस्थाओं का विकास स्वतः होता है। फिर 11वां है प्रगति का पोषक। लोकतंत्र का आधार स्वतंत्रता तथा समानता का सिद्धांत है। तो इसके अंतर्गत प्रत्येक प्रकार की उन्नति को प्रोत्साहन मिलता है। यह शासन प्रणाली प्रगति के साथ साथ सुधारों के लिए भी उपयुक्त अवसर प्रदान करती है। तो लोकतंत्र सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा धार्मिक सुधारों के लिए सर्वयुक्त शासन व्यवस्था है। फिर 12वां है विश्व शांति का समर्थन। अब विश्व शांति की स्थापना विश्व बंधुत्व पर आधारित लोकतंत्र के द्वारा पूर्ण होती है। विश्व शांति की स्थापना विश्व बंधुत्व पर आधारित लोकतंत्र के द्वारा पूर्ण हो सकती है, क्योंकि लोकतंत्र के द्वारा ही विश्व शांति का प्रशस्त किया जा सकता है। तो बर्क ने क्या कहा है कि लोकतंत्र आंदोलन शांति का आंदोलन रहा है। फिर 13वां पॉइंट है योग्य और एवं कुशल व्यक्तियों का शासन। योग्य एवं कुशल व्यक्तियों का शासन। तो लोकतंत्र में योग्य तथा कुशल व्यक्ति की प्रतिभाओं तथा योग्यताओं का उपयोग किया जाता है। तो यह शासन सत्ता में भाग लेने की सभी को स्वतंत्रता होती है।
परंतु शासन व्यवस्था के लिए केवल उन्हीं व्यक्तियों का निर्वाचन होता है जो इसके लिए योग्य होते हैं। तो ये हमने जो पढ़ा अभी बच्चों, इससे पहले हमने शासन जो है संविधान पढ़ा, फिर उसके बाद में हमने संवैधानिक मानदंड पढ़ा, और फिर हमारा जो था हर एक में कुछ गुण और दोष। तो इसमें भारत में लोकतंत्र तथा भारतीय संविधान, तो भारत में लोकतंत्र तथा भारतीय संविधान के जो गुण थे उसके बारे में आपको बताया गया है। तो इसमें कौन कौन से गुण थे? पहला गुण था इसमें व्यक्तित्व के विकास में सहायक। दूसरा था क्रांति से सुरक्षा। तीसरा था राजनीतिक शिक्षा की व्यवस्था। चौथा था समानता की पोषक शासन प्रणाली। पांचवा सामान्य इच्छा पर आधारित। छठवां सर्वसाधारण के हितों की सुरक्षा तथा कार्यकुशल शासन। 7 व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा। 8वां नैतिक गुणों का विकास। 9वां राष्ट्रीयता का पोषक। 10वां स्थानीय स्वशासन का विकास। 11 प्रगति का पोषक। 12 विश्व शांति का समर्थक। और 13 योग्य एवं कुशल व्यक्तियों का शासन। तो ये हमने इसके जो गुण थे लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली के, उन गुणों के बारे में आपको आज बताया है। और अब अगला टॉपिक हमारा होगा लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली के दोष। तो आज हमने गुणों के बारे में पूरी जानकारी आपको बता दी है। अब इसको आप लोग अपने कॉपी पर लिख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही बच्चों। अगला टॉपिक जो है आपको आगे समझाएंगे।